हाय गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आप सबका स्वागत है। और वेडनेसडे का दिन, कल वो मंथली एक्सपायरी से पहले वाला वो इंपॉर्टेंट सेशन, कुछ वीकनेस भारतीय बाजार में अब क्रीप इन होती हुई। इस समय की ताजा स्थिति है कि निफ्टी 1/4% के दबाव के साथ 50 अंक की कमजोरी 17,530 के लेवल्स पर। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर फ्लैट नोट पे कामकाज करता है और डायरेक्टर साहब इसलिए दिखा रहे हैं फॉल फ्रॉम हाइज क्योंकि आज की हाईलाइट ये है कि अच्छे मूव्स आते थोड़े से वो फिजल आउट हुए। तो ऑफ डेज हाईज इंडियन इक्विटीज इस समय ट्रेड कर रही है और उसके पीछे ये ऊपरी लेवल्स पे टिक नहीं पाना, कुछ प्रॉफिट टेकिंग आना, शायद इसके पीछे ग्लोबल क्यूज है। और यूएस में कल बैक टू बैक थर्ड डे था दबाव का और फ्यूचर्स जो हैं वो फिर से इंडिकेट कर रहे हैं वही चौथा दिन भी दबाव कंटिन्यू होगा। वो आधे % तक अब फ्यूचर्स यूएस के फिर दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो वो जब से वो फेड के सितंबर में क्या करने को लेकर हॉकिशनेस बिल्ट इन हो रही है, यानी कि सबको लग रहा था 275 बेसिस पॉइंट्स के हाइक के बाद कुछ कूल ऑफ होगा, अब उस पर क्वेश्चन मार्क है। तो अनसर्टनिटी जो है वो एक बहाना बन गई है ग्लोबली प्रॉफिट टेकिंग का। वो आपको स्क्रीन पे यहां पे भी, हिंदुस्तान में भी कुछ हद तक प्ले आउट। हम 18,000 पे जाते जाते कहां 17,500 के लेवल्स के आसपास अब कंसोलिडेट कर रहे हैं, उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो हमने भी कुछ प्रॉफिट टेकिंग ऊपरी स्तरों पर आती हुई देखी। लेकिन अब तक जो ये जो लेवल्स डिफाइन हुए थे, इनफैक्ट कल सुबह डिफाइन हुए थे, हम उसी लेवल्स के अंदर, आपको याद होगा 345 350 के नीचे, 610 के ऊपर, अनटिल अनलेस इस रेंज के अंदर फंसे हुए हैं तब तक हमारे पे नो ट्रेड जोन है। उसी रेंज के अंदर वीरू हम एक्चुअली फंसे हुए नजर आएंगे। आज भी 605 के हाईज थे दिन के दौरान और वहीं से कूल ऑफ हुए। इस रेंज में सिमटने का मतलब, और ये रेंज में अभी भी क्या नो ट्रेड जोन मान के चलूं एटलीस्ट बेंचमार्क इंडिसेस के लिहाज से? निफ्टी के लिए तो हाँ, निफ्टी के लिए हाँ। और मैं फिर कह रहा हूं कि 610 ड्यूरिंग द डे आशीष जब भी निकलेगा वो मैजिक नंबर के तौर पे काम करेगा। 610 के ऊपर आप एक वाइल्ड स्विंग देखेंगे वो। और बैंक निफ्टी में देखिए, अगर आपको ट्रेड लेना है, और सुबह भी मैं कह रहा था कि 38,610 के ऊपर एक लॉन्ग ट्रेड होगा, एक स्विंग मिलेगा टूवर्ड्स 860। वो स्विंग मिला, 860 तक का नहीं मिला, लेकिन हाँ करीब करीब 836 तक का मिला। बट आशीष, बैंक निफ्टी आउट ऑफ दीज टू इंडिसेस, निफ्टी निफ्टी बैंक में स्टिल द बेस्ट वन, द बेटर वन टिल द टाइम सस्टेन्स अबाउ 38500, 38,500 38,610 के ऊपर है। तो अगर आपके पास लॉन्ग है तो कमिटेड रखिए, एक पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस, या फिर 38,500 के नीचे कहीं, या फिर 38,490 38,480 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के, या फिर मॉर्निंग का जो बेस वन था उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के। लेकिन स्टिल मेरा व्यू पॉजिटिव है बैंक निफ्टी पे आशीष, और निफ्टी पे ट्रेड 610 के ऊपर ही कुछ देर टिक जाए तो आशीष। ये 610 मैजिक नंबर के तौर पे वाइल्ड स्विंग, मतलब वीरू अगर 610 आज इंट्राडे में कट रहा है, उसके ऊपर जा रहे हैं, तब मैं एग्रेसिवली लॉन्ग शुरू कर दूं, क्योंकि आप कह रहे हो एक बहुत अच्छे मूव्स की हम लोग एक्सपायरी से पहले तैयारी कर रहे होंगे। इसका मतलब ऐसा होगा, है ना? 2 सेशन में कॉल राइटर्स वहां पे आए, परसों कल कमिटेड रहे और उनका कन्विक्शन वहां पे बन गया है। लेकिन उनके कन्विक्शन के अगेंस्ट अगर मार्केट राइड करने की कोशिश कर रहा है तो डेफिनेटली चेस करना है। 610 के ऊपर आशीष 647 690 710 कुछ भी पॉसिबल है। 610 ही आशीष 610 605 जो आज का हाई भी है, वही एग्जैक्टली 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। वही वो पॉइंट है जिसके वॉलेट होने के बाद परसों हमने शॉर्ट ली थी, आपको याद होगा। उस वक्त वो एवरेज प्लेस था 653 पे। तो इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए। 610 आशीष 610 एक अब तो रट गया हमको। कल से 610 को रखेंगे रडार पे और दिखाइए जो 10 के अंदर ट्रेड्स में एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं। निर्मल बंग सिक्योरिटीज से स्वाति होतकर और सेंट्रम ब्रोकिंग से नीलेश जैन, आप दोनों का स्वागत है। स्वाति, मार्केट्स कैसे लग रहे हैं, क्या कर रहे हो आप लोग निर्मल बंग में, और 10 के दमदार ट्रेड्स कौन से? इस मार्केट में फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग आशीष एंड वीरू जी। डेफिनेटली मार्केट ने स्ट्रेंथ अभी तक होल्ड इंटैक्ट रखा है।
जिस हिसाब से वीरू जी ने भी कहा कि अपसाइड में 17,600 620 का एक रेजिस्टेंस जोन है, जब तक वो क्लियर नहीं होता है तब तक ये पुल बैक रैली हमें कंटिन्यूड होते नहीं दिखेगी। बट आई बिलीव कि इसमें ब्रेकआउट आ सकता है आज, क्योंकि बैंक निफ्टी भी ने स्ट्रेंथ अपना काफी अच्छी तरह से होल्ड रख चुका है। आज अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो नीचे में 500 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जब तक वो इंटैक्ट है तब तक आई बिलीव कि ये पुल बैक रैली हमें कंटिन्यूड होते देख सकती है। जैसे ही 620 के लेवल्स ब्रेक करेंगे तो मुझे लगता है 700 विल बी द फर्स्ट टारगेट, देन सेकंड विल बी 770, मैक्सिमम 800 तक हमें एक पुल बैक रैली देखने मिल सकती है। बट स्टॉक स्पेसिफिक मुझे काफी अच्छा मार्केट लग रहा है, रादर देन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए, बिकॉज निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशन देखने मिल सकते हैं, पर स्टॉक्स में काफी अच्छे सारे मोमेंटम्स है, क्योंकि ऑन डेली बेसिस एक अलग अलग सेक्टर्स के पार्टिसिपेशंस देखने मिल रहे हैं, तो स्टॉक स्पेसिफिक रहने की राय मैं दूंगी। अगर 10 का दमदार की बात करूं तो करंट लेवल पे मुझे वेलकॉर्प काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, जिस हिसाब से कल हम लोग ने एक ब्रेकआउट देखा है 226.27 के लेवल्स का। मुझे लगता है इसमें स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है 260 के लेवल्स टच करने की। वीकली चार्ट्स पे भी अगर देखो तो उसने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, तो मुझे लगता है वेलकॉर्प काफी स्ट्रॉन्ग है। टेक्निकल सेटअप्स देखा जाए तो 260 के टारगेट्स में अपसाइड देखते हूँ, नीचे में 228 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा एंड बाय कीजिएगा 260 के टारगेट्स के लिए। दो ट्रेड्स आपके वेल्सपन कॉर्प, मुझे याद आता है वेल्सपन कॉर्प कल कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान जब हमारे साथ मौजूद थे, कल उनका BTST ट्रेड भी था, 2 बजे का कन्विक्शन कॉल भी था। स्टेट पे वो काफी कमिटेड नजर आ रहे थे। 2.5% ऊपर आज करीब करीब 239 पे 6 रुपए की तेजी लेकर ट्रेड करता हुआ। नीलेश, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका इंडिसेस पे भी और आपके 2 कन्विक्शन ट्रेड। वेरी गुड मॉर्निंग टू वीरेंद्र जी, आशीष जी, सभी को। बिल्कुल देखिए, बैंक निफ्टी में काफी अच्छी स्ट्रेंथ नजर आ रही है और बैंक निफ्टी के चलते निफ्टी भी यहाँ से पुल बैक देता हुआ नजर आ सकता है। तो व्यू यही है कि एक्सपायरी का वीक है तो गिरावट पे थोड़ी सी बायस पॉजिटिव साइड में रखना चाहिए, जिस हिसाब से ऑलरेडी 2 सेशन में हमने एक बड़ा करेक्शन विटनेस कर चुके हैं। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर गिरावट पे मिलता है तो डेफिनेटली कॉल ऑप्शन के जरिए यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। एक ट्रेड यहाँ पे मेरे ओर से निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी में 38,900 का कॉल ऑप्शन, जो कि लगभग 160 के आसपास ट्रेड हो रहा है, इसे लिया जा सकता है फॉर अ पुल बैक ट्रेड टुवर्ड्स 250 टू 300। और यहाँ पे अगर कोई खरीदारी कर रहा है करंट लेवल पे तो स्टॉप लॉस रखना होगा 120। तो ये तो होगा इंडेक्स पे कॉल। और निफ्टी में भी हमारा ये मानना है कि 17,600 17,650 की जोन में निफ्टी में भी पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा 2 स्टॉक मेरी ओर से दोनों खरीदारी की ओर है। सबसे पहले डिक्सन टेक्नोलॉजी, ये एक पर्टिकुलर काउंटर में काफी अच्छा मूव हम पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से देख रहे हैं। बाजार में गिरावट के विपरीत एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को आज के सेशन में डिसाइसिवली काटता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे करंट लेवल पे डिक्सन को खरीद के चलने की सलाह होगी। 4200 इमीडिएट टारगेट, 4250 दूसरा टारगेट होगा और स्टॉप लॉस रखना होगा आज के दिन के लोवेस्ट लेवल के आसपास 4050 के आसपास। तो ये होगा डिक्सन में खरीदारी के लिए पहला स्टॉक। दूसरा जो हमें पसंद आ रहा है बैंकिंग स्पेस से इंडसइंड बैंक। देखिए, कल के सेशन में भी एक तरफा आउट परफॉर्मेंस हमने यहाँ पे देखा था और आज के सेशन में लीड करता हुआ नजर आ रहा है। इंडसइंड बैंक में करंट लेवल पे खरीदारी करके चल सकते हैं। 1110 से 1120 की रेंज तक का अपसाइड में यहाँ पे नजर आता है। 1075 के आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। तो भाई 13,900 का निफ्टी बैंक का कॉल ये खरीदा जा सकता है। नीलेश के हिसाब से 160 पे था जब डायरेक्टर साहब ने स्क्रीन पे दिखाया, 120 के स्टॉप के साथ नीलेश कह रहे हैं इसको आप खरीद सकते हैं। और दूसरी तरफ जो स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज 10 के दमदार ट्रेड्स में, उनमें एक है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। डिक्सन हरकत में इसलिए भी आ रहा होगा शायद 2-3 दिन से, क्योंकि जो एक पीयर लेकिन एक छोटी कंपनी इसी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्पेस की सिरमा SGS, जो अभी अभी IPO सक्सेसफुली बंद हुआ था, उसकी फ्राइडे को लिस्टिंग भी आनी है। ये हुआ और कल आपने वो अंबर एंटरप्राइजेस पे भी एक्सपर्ट का एक ट्रेड आता हुआ देखा था। ये सब हरकत में उसी लिस्टिंग से पहले वापस आते हुए। और दूसरी तरफ इंडसइंड बैंक भी नीलेश को बैंक निफ्टी में कॉल लिया था और इंडसइंड बैंक इंडिविजुअली अगर स्टॉक के थ्रू ट्रेड करना है तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे उनका प्रेफर्ड ट्रेड। 1075 के स्टॉप के साथ इंडसइंड बैंक को लॉन्ग किया जा सकता है। स्वाति, आपको पता है आपके नाम से BHEL का एक प्रोजेक्ट था और उसने 2 सीटर एयरक्राफ्ट बनाया था आपके नाम से। करेक्ट, बेल ने स्वाति नाम का एयरक्राफ्ट बनाया था। करेक्ट, पता था कि कल सुना था आपने?
नहीं, पहले पता था बिकॉज़ मेरा नाम उसमें इंक्लूड आया था, तो आई वाज़ शॉक्ड कि एयरक्राफ्ट को मेरा नाम दिया, सो आई फील वेरी ब्लेस्ड एज नहीं तो ये आपका मैंने तो कभी ढूंढा नहीं आशीष के नाम से क्या क्या है। आपने देखा है क्या स्वाति के नाम से भेल का एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट ऐसे ढूंढा था आपने कभी? ढूंढा नहीं था, टीवी पे ही एक्चुअली मैंने तब सुना था न्यूज़, तब स्वाति नाम सुन के थोड़ा सा अलर्ट हो गई, तो मतलब भेल ने वाओ मेरा नाम दिया था। ठीक, आज का सवाल भी दिखा दीजिएगा, कुछ देर बाद आज के सवाल पे चर्चा होनी है, ये कल का सवाल था। खैर, बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में इस समय हमारे साथ एल्फ एक्यूरेट एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कोठारी साहब जुड़ते हुए। राजेश जी हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। राजेश जी, क्या मूड बन रहा है मार्केट्स पे? ये थोड़ी सी नर्वसनेस आ गई है, वो कह रहे हैं भाई फेड कुछ एग्रेसिव हो जाएगा। भाई ये उसी की नर्वसनेस है या हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि फेड के एग्रेशन के चलते करेक्शन का मूड, या सिर्फ बहाना बना है? कैसे रीड कर रहा है आप ये रिसेंट 3-4 दिन के करेक्टिव मूड को? बेसिकली मार्केट इज लास्ट एक महीने में देखेंगे तो मार्केट में एक वन साइड अगर बोल सके कि ग्लोबल मार्केट में भी और इंडियन मार्केट में भी तेजी का बेसिकली ओवरऑल एनवायरमेंट रहा। सो छोटा सा करेक्शन सर ऑलवेज वेलकम। अगर करेक्शन नहीं है तो भी एक साइड तरफ ही अगर बाजार चलती रही तो एक्चुअली वी गोइंग टू अगेन टू द मोमेंटम जोन विच इज नॉट राइट थिंग, राइट? सो छोटा सा करेक्शन जो है वो ब्याज भी है, वो बनता है। और जैसा मैंने पहले भी कहा था, फ्रॉम लास्ट 1 year वी आर सेइंग दिस कि मार्केट्स आर गोइंग टू रिमेन वेरी वॉलेटाइल। मार्केट्स आर नॉट गोइंग टू बी वन वे स्ट्रीट, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी मनी मेकिंग। तो मार्च 2020 से दिसंबर 2021 तक इट वाज लाइक थ्रो द डार्ट एंड मेक द मनी। आप कुछ भी लेंगे आपका पैसा बनेगा, लेकिन अभी ये बाजार ऐसा नहीं है। अभी एक क्वालिटी स्टॉक्स का बाजार है, फंडामेंटल्स फंड मैनेजर्स की बाजार है, जहां पे अपॉर्चुनिटी है, बॉटम अप अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी पड़ेगी और वो हिसाब से सेक्टर्स के व्यू लेके स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके जो अच्छे शेयर है, जो अच्छी कंपनी है, उसमें ही आप निवेश करेंगे तो आपका वेल्थ बनेगा। ये बाजार नहीं है कि आज लिया कल बेच दिया, इतना इजी बाजार नहीं है जो लास्ट 2 साल पहले चल रहा था। तो जैसे कि आपने कहा कि आपको अपना राजेश जी स्टॉक सिलेक्शन जो है वो बहुत ही उम्दा दर्जे का रखना पड़ेगा, तभी पैसा बना पाएंगे। अब इस मुकाम पे देखिए, जब स्पेशली अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, आरबीआई के रुख को समझें, उन्होंने कहा कि जैसे कि इन्फ्लेशन टॉप आउट हो चुका है, हम वर्स्ट इन्फ्लेशन के फिगर्स देख चुके हैं। ठीक है, कुछ रेट हाइक्स आएंगे, लेकिन मोर और लेस इन्फ्लेशन इज इन कंट्रोल। आपने इस पूरे अर्निंग सीजन को देखा। अब आपके पास एक बड़ी बड़ी पिक्चर है यहाँ पर। क्रूड मोर और लेस होल्डिंग ए ट्रेजेक्टरी ऑफ 95 and 100। अगर स्टॉक पिकिंग ही करनी है, तो अगर एक क्रम रखना है स्टॉक पिक करने का, तो आपके हिसाब से सबसे प्रिफर्ड स्पेस कौन सा है, एक या दो, जो कि कंसिडर करना चाहिए एज ए इन्वेस्टर, अगर मैं कुछ फ्रेश इक्विटी लेके बैठा हूँ तो? राजेश जी, लास्ट 12 से 18 महीने से अगर आप देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो उनकी जो थीसिस बन रही है, उनके जो परिबड़ बन रहे हैं, वो काफी मजबूत बन रहे हैं। जो कैपेक्स साइकिल अगर आप देखोगे तो लास्ट 10 years में कैपेक्स साइकिल इज बेसिकली म्यूटेड इन इंडिया। इतना ग्रोथ नहीं हुआ जितना शायद रिक्वायर्ड है, लेकिन अगले 10 साल में जो कैपेक्स का ग्रोथ होना है अक्रॉस द वेरियस सेक्टर्स, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आप उसके परिबड़ देखते हैं तो कमोडिटी प्राइसेस जो बढ़े हैं, which is actually very good thing, because if the commodity prices goes up, then industries like steel, industry like cement, refineries, they basically go into the capex mode. तो अगर हम लास्ट 3 साल का अगर कैपेक्स देखें और अगला 3 साल का कैपेक्स अगर देखें तो ऑलमोस्ट मोर देन 140% इंक्रीज हमें दिखने वाले हैं। आगे के 3 से 4 साल का जो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर होना है, इट इज गोइंग टू बी 150 to 200% हायर than last 3 to 4 years. Capacity utilization has started improving. Bankers का जो balance sheet अगर आप देखो तो they are very comfortable to lend because their balance sheet is now cleaned up. अगर आप borrower की balance sheet देखो तो borrowers are also averse to debt and therefore borrower balance sheet is also become healthier. तो इस टाइप का जो माहौल है, इस टाइप के जो circumstances है, जो संयोग है, वो बहुत कम समय ऐसा होता है कि बैंकर का बैलेंस शीट जो लेंडर है वो देना चाहता है, जो बोरोर है वो लेना नहीं चाहता। इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि बोरोर की बैलेंस शीट भी उतनी स्ट्रांग हो गई है और उसके ऊपर द डिमांड रिवाइवल आना चालू हो गया।
द वर्ल्ड डिमांड, द चाइना प्लस वन फैक्टर, PLI स्कीम, ये सब जुड़ते हुए अगर आप देखोगे तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जो लास्ट 10 साल में इतना नहीं हुआ है, वो अगले 3 से 4 से 5 साल में बढ़ने वाला है. सो एक कैपेक्स थीम है विच इज गोइंग टू बी डू एक्सट्रीमली वेल. सेकंड जो थीम है वो स्पेशलिटी केमिकल थीम है. ये थीम पे वी हैव बीन बुलिश फ्रॉम ऑलमोस्ट लाइक लास्ट 5 years और सो, और वो एवरी ईयर दैट थीम इज फर्दर इंप्रूविंग. अगर आप देखोगे तो ये जो स्पेशलिटी केमिकल के जो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स है उसमें एवरी ईयर कुछ ना कुछ आगे प्रोग्रेस और बढ़ रहा है. तो हमारी वो जो थीसिस है वो और स्ट्रांग बन रही है, और सिर्फ स्ट्रांग नहीं बन रही है, जो हमने सोचा था कि अगले 5 साल में जो होने वाला है वो शायद नेक्स्ट 3 years में हो जाएगा, ऐसा लग रहा है. क्योंकि चाइना प्लस वन एक स्टोरी वो तो बन ही रही है, लेकिन इंडियन कंपनीज ने अपनी कैपेबिलिटी टू द ग्लोबल कस्टमर्स इज नाउ प्रूवन. तो अगर आप देखोगे कि फॉर एग्जांपल वन ऑफ द कंपनी इन फ्लोरीन केमिस्ट्री हैज रिसीव्ड ऑर्डर फ्रॉम हनीवेल अबाउट 1 year बैक. सो दे हैव प्रूवन देमसेल्व्स. अभी क्या होएगा कि अगर आपको एक हनीवेल का प्रोजेक्ट मिल जाता है तो अगले 2 साल में आपको ऐसे दूसरे 3-4 हनीवेल जैसे क्लाइंट्स का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा. So it will give you further confidence, it will boost your revenue, it will boost your margins, and therefore it will boost your overall earnings. And that's what is important. So I think India is just beginning, in my view, for Indian specialty chemical industry, and that thesis probably will continue for next 3 to 5 years. तो राजेश सर, ये जैसे हनीवेल का कॉन्ट्रैक्ट एक स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरर को मिला, वो नवीन फ्लोरीन था, वो अपने ईयर हाइज के आसपास आके खड़ा हो गया, बहुत अच्छे मूव्स ऑफ लेट एंजॉय करे. तो अब हम रिटेल के ध्यान में रहता है बहुत चल के आप क्या बचा, तेजी और आएगी क्या. मैं उसे ऐसे ना देखूं, आप कह रहे हो मल्टी ईयर के अच्छे मूव्स अभी भी डिलीवर करने के दमखम ये सारे स्टॉक्स रखते हैं, उस पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए फिर इन स्टॉक्स को. जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट. क्योंकि इस टाइप की जो कंपनी है उसमें हमें ये व्यू लेना पड़ेगा कि अगले 4 से 5 साल में क्या ऐसे दूसरे 2-3 कॉन्ट्रैक्ट की कैपेबिलिटी, वो दूसरे 2-3 कॉन्ट्रैक्ट जीतने की राइट टू विन ये कंपनीज के पास है कि नहीं है, वो कॉल लेना पड़ेगा. वो अनाउंसमेंट होने के बाद तो भाव बढ़ना है वो तो मालूम है, लेकिन ऐसी कितनी कंपनियां हैं जिसके पास ऐसी कैपेबिलिटी हो जो हनीवेल जैसे क्लाइंट्स को बेसिकली उसके ऑर्डर विन कर सके. जस्ट फॉर यू नो फॉर योर नॉलेज, हनीवेल ने ये पूरी जो प्रोसेस पैटर्न टेक्नोलॉजी दी हुई है, एशिया में वो एकमात्र कंपनी है इंडिया की जिसको ये टेक्नोलॉजी मिली है. बाकी कोई कंपनी को एशिया में ये टेक्नोलॉजी मिली नहीं है. तो ये बता रहा है कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है. तो जस्ट लाइक दैट कंपनी देयर आर मेनी अदर सच कंपनीज व्हिच हैव नाउ द राइट टू विन. दे आर डूइंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर. फॉर एग्जांपल देयर इज अनदर स्पेशलिटी केमिकल कंपनी, उसका स्पेशलिटी केमिकल रेवेन्यू था roughly 800 crore. Name of company is SRF. Kindly please put a disclaimer because we are holding both these companies, SRF and Navin, for our PMS clients. So please put a disclaimer, and this is not a recommendation. SRF का स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस 800 करोड़ का था मार्च 2018 में. आज मार्च 2022 में 800 करोड़ का 3000 करोड़ हो गया. 4 साल में 4 गुना. कितनी कंपनी इस टाइप का स्केल कर सकती है? बहुत कम कंपनी. और जो SRF का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है टू ग्रो फॉर द नेक्स्ट 3 years, तो हमें लग रहा है ये 3000 करोड़ का 6000 करोड़ हो जाएगा अगले 3 से 4 साल के अंदर. कितनी कंपनी अपना रेवेन्यू डबल कर सकती है? एक डिवीजन की बात कर रहा हूं. तो इस टाइप की जो कैपेबिलिटी है, इस टाइप की जो कॉम्पिटेंस है, वो हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी. वो राइट टू विन का जो मंत्र है वो हमें समझना पड़ेगा, और वो फंडामेंटल में देखते हुए मालूम पड़ेगा कि अरे ये स्टॉक तो हम सस्ता ले रहे हैं, महंगा नहीं है. क्योंकि हम देख रहे हैं लास्ट ईयर की ईपीएस तो पीई सबका महंगा लग रहा है, लेकिन अगर ग्रोथ स्ट्रॉन्ग आने वाला है, 25, 30, 35, 40% का अगर ग्रोथ आने वाला है, तो वही पीई आगे जाके सस्ता हो जाता है और स्टॉक बेसिकली हमें वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी देता है. तो जो आने वाली ग्रोथ हिस्ट्री अपनी जगह सही होगी, किस तरह से रेवेन्यूज एक एक सेगमेंट से बढ़ा इन कंपनी से, लेकिन आने वाले समय में भी ये दमखम रखती हैं कि यहां से ग्रोथ और भी तगड़ा तूल पकड़ेगी, और उस पर्सपेक्टिव में जब वैल्यूएशंस रखेंगे तो आपको कंफर्ट दिखने लगेगा. ये तो आपने बड़े बढ़िया तरीके से स्पेशलिटी केमिकल्स क्या आप होल्ड कर रहे हो, नॉट अ रिकमेंडेशन, पर हमें पता चल गया कि क्वालिटी कहां पर है. जब आपने कैपिटल गुड्स केपेक्स साइकिल की बात करी, वो कैपिटल गुड्स जैसा स्पेस राजेश सर गजब कर रहा है. कोई एबीबी, कोई सीमेंस, कोई कमिंस, इवन लार्सन टुब्रो जैसा हेवीवेट, सब बहुत बढ़िया मूव करते हुए. इस स्पेस को प्ले करने का तरीका, क्योंकि ये अपने रिकॉर्ड हाइस पे कई सारे स्टॉक्स आके खड़े हो चुके हैं.
आप जब कह रहे हो सिग्निफिकेंट केपेक्स स्पेंड्स की तैयारी हो रही है, अब तक तो हम लोग सिर्फ पब्लिक केपेक्स की हमेशा चर्चा करते थे, वो प्राइवेट केपेक्स, वो मीनिंगफुल अपटेक, वो ग्रीन शूट पे जाके बात खत्म हो जाती थी। अब आपका कन्विक्शन बढ़ रहा है क्या कि प्राइवेट केपेक्स नॉट बियॉन्ड ग्रीन शूट, वो श्रब्स और एक्चुअली पेड़ में बनने वाला है? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। अगर हम देखेंगे तो 2002 से 2010 जब भी कोई कैपेक्स की बात करता था, कैपिटल एक्सपेंडिचर स्टोरी की बात करते थे, तभी हम इरिगेशन की बात करते थे, पावर की बात करते थे, रोड की बात करते थे, ट्रांसमिशन की बात करते थे, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते थे, रेलवेज की बात करते थे। लेकिन आज जब भी हम कैपेक्स की बात कर रहे हैं तो ये सब तो ट्रेडिशनल ग्रोथ ड्राइवर्स है, वो जो अपने हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन नए ग्रोथ ड्राइवर्स है, डेटा सेंटर, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, प्रोसेस टेक्नोलॉजी, ये सब चीज की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि वी आर राइट नाउ नॉट होल्डिंग एनी सिंगल कंपनी। जो पहले हम बात कर रहे थे इरिगेशन, पावर, वी आर नॉट होल्डिंग सिंगल कंपनी ऑफ सच कंपनीज लाइक ईपीसी कंपनीज, बट वी बिलीव द नेक्स्ट 3-5 years बिलोंग्स टू द कंपनीज जिसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो स्ट्रांग हो, जिसके पास टेक्नोलॉजी हो, जिसके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कैपेबिलिटीज हो, और जो अपनी टेक्नोलॉजी से आपका प्लांट ऑटोमेशन, प्रोसेस एफिशिएंसी, डेटा सेंटर, ये आपकी जो नए ग्रोथ रिक्वायरमेंट है उसका मीट करने की जिसके कॉम्पिटेंसी हो। जैसे मैंने कहा केमिस्ट्री में राइट टू विन, तो क्या आपकी कंपनी के पास राइट टू विन है? क्योंकि अगर ग्रीनफील्ड नहीं भी होता है प्राइवेट साइड, जैसे आपने सही में कंसर्न पकड़ा कि भैया कैपेक्स प्राइवेट साइड तो अभी इतना बड़ा कुछ चालू नहीं हो रहा है, चालू होएगा लेकिन एज ऑन नाउ तो इतना बड़ा हो नहीं रहा है। लेकिन हमें ये पता होना जरूरी है कि ग्रीन कैपेक्स नहीं हो रहा है, बट बहुत सारे प्रोसेस एफिशिएंसी कैपेक्स एवरी कंपनी में हो रहे हैं। और वो जो प्रोसेस एफिशिएंसी कैपेक्स है, जो कोविड टाइम में लोगों ने सीख लिया कि रोबोटिक्स से भी आप घर से भी आपका प्लांट ऑपरेट कर सकते हो, तो इंडिया में रोबोटिक्स पेनिट्रेशन इज राइट नाउ वेरी लो, एक्सट्रीमली लो, बट गोइंग फॉरवर्ड दैट इज गोइंग टू इंप्रूव। डेटा सेंटर की अगर हम बात करें तो 66,000 करोड़ ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ऑलरेडी अनाउंस इन डेटा सेंटर। अभी एक डेटा सेंटर बनाने में आपको पावर स्टेशन लगेगा, स्विच गेट्स लगेंगे, डिफरेंट वोल्टेजेस के रिलेटेड आपके प्रोडक्ट प्रोफाइल लगेंगे, एंड बहुत सारे प्रोडक्ट और इकोसिस्टम आपको उनको सॉल्यूशन देना पड़ेगा, और उसको बैकअप भी लगेगा क्योंकि डेटा सेंटर कैन नॉट अफोर्ड टू रिमेन स्विच ऑफ इवन फॉर 1 second, सो इट आल्सो रिक्वायर्स द डिजी सेट। तो एक पूरी इकोसिस्टम हमें समझनी पड़ेगी, और पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करते वक्त हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या आपकी कंपनी के पास वो राइट टू विन है, और अगर राइट टू विन अगर है तो अगले 3 साल में आपको यहाँ पे भी 25 से 30% अर्निंग्स ग्रोथ दिखेगा। आपको एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा। इन माय पोर्टफोलियो, इन आवर यूनिवर्स, we track about 6 to 7 such companies which are geared for the future growth drivers, automation, robotics, जो मैंने आपको कहा। ये 6 से 7 कंपनी का अगर हम ऑर्डर इनफ्लो देखते हैं तो इट हैज बीन हाईएस्ट ऑर्डर इनफ्लो फॉर द क्वार्टर आई एम टॉकिंग अबाउट कंपेयर टू लास्ट 4 years एवरेज। FY19 जो प्री कोविड नॉर्मल ईयर था, FY20, FY21, FY22, ये चारों साल की अगर आप एवरेज निकालोगे और अगर अप्रैल टू जून का ऑर्डर इनफ्लो इनके साथ कंपेयर करोगे, then April to June is the highest quarter order inflow for the last 4 years. That gives you some indication that order inflow तो आना चालू हो गया है, तो आगे जाके कहीं ना कहीं आपको रेवेन्यू में भी दिखेगा। डिमांड इज इंप्रूविंग, the requirement of different types of capex is improving, and mind you the commodity prices have gone up, and that means commodity companies also needs to invest to expand their capacity to capture the global market, तो वो भी साथ साथ में चालू हो रहा है। सो इसीलिए हमें लग रहा है कि इस टाइप की जो कैपेक्स कंपनीज है, दे आर द राइट कंपनीज टू प्ले इन योर पोर्टफोलियो विद ए 3 to 4 years टाइम पीरियड। राजेश सर, हमने स्पेशलिटी केमिकल्स, हमने ये कैपिटल गुड्स की चर्चा करी। ये एक कंफ्यूजन अभी भी सबके जहन में, वो आईटी, आज भी टीसीएस का स्टॉक उठाइए स्क्रीन पे, वो क्लैरिफिकेशन आ जाता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो अगर उसी के चलते ऑफलेट प्रेशर आया तो क्लैरिफिकेशन के बाद भी वो दबाव कंटिन्यू होता हुआ। ये आईटी पर आप लोग का व्यू क्या बन रहा है सर? अलग अलग स्टैंड्स हैं, अभी भी मार्जिन हेडविंड्स, कुछ रिसेशन, स्लो डाउन जाने का डर, तो अब तक जो मार्जिन इश्यूज थे शायद अब वो डिमांड साइड में भी इश्यूज सामने आएंगे, पता नहीं क्या होगा। पर ये स्टॉक पिटे भी हुए हैं। आप लोग आईटी पे बुलिश हो, बियरिश हो, न्यूट्रल हो, स्टैंड्स क्या रख के चल रहे हो आप? हमारा आईटी पे अंडरवेट है फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 4 months। अर्ली मार्च
मार्च के बिगिनिंग में हमने आईटी पे सॉफ्टवेयर सेक्टर पे हमारा पोर्टफोलियो का वेटेज रिड्यूस कर दिया था। उसके दो कारण थे। एक कारण ये था कि मार्केट ने अर्निंग्स ग्रोथ बहुत हाई पकड़ा हुआ था, तो एक्सपेक्टेशंस आर रनिंग एट वेरी हाई स्पीड, और वो हाई स्पीड एक्सपेक्टेशंस पे प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल सुपर हाई था। तो एक ऐसा होता था ना कि इसके अंदर अगर छोटा सा भी स्पीड ब्रेकर आता है तो पंक्चर बड़ा हो सकता है। दैट वाज अ फियर व्हाट वी हैड। Many mid-cap IT companies, they were started valuing like 40 times and 50 times price to earning multiple as if they are Unilever India of the world. But they were not. They are not consumer companies. They are not a defensive companies. They are cyclical play within IT. क्यों IT की भी एक अपनी साइकिल है। 2009 से 2019 का अगर आप अर्निंग्स को देखोगे, the top 5 IT companies of the country, they have not grown 20% compounded. Correct? Because ultimately they are catering to the world demand. And world GDP growth and the world IT spend growth, correct, is not 20% compounded for last 10 years. So we need to keep this in mind. मार्च 2020 से मार्च 2022 का जो ग्रोथ आया, उसके अंदर एक बहुत बड़ा कंपोनेंट क्लाउड का ग्रोथ था, डिजिटलाइजेशन का ग्रोथ था। क्या ये ग्रोथ स्ट्रांग रहेगा? 100% डिजिटलाइजेशन तो हर कंपनी को करना पड़ेगा, लेकिन वो जो पेस ऑफ ग्रोथ है, क्या वो स्ट्रांग रहेगी और सेम रहेगी? और क्या हम जो फैक्टर कर रहे हैं वो नंबर आएगा? वो एक बड़ा क्वेश्चन है, नंबर 1। नंबर 2, जो ट्रेडिशनल आईटी बिजनेस है, क्योंकि इंडियन जितनी भी आईटी कंपनीज है, ऐसा नहीं कि 100% इज फॉर डिजिटलाइजेशन, 100% फॉर द क्लाउड। गुड पार्ट ऑफ देयर रेवेन्यू, 20%, 30%, 50%, कोई कंपनी में 65% ऑफ द रेवेन्यू इज स्टिल कमिंग फ्रॉम द ट्रेडिशनल सेगमेंट। नाउ दोज सेगमेंट्स आर नॉट गोइंग टू ग्रो एट द सेम रेट। करेक्ट? सो अगर आप कंसेंसस नंबर आप देखेंगे आफ्टर द फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स, most analysts are now talking about only 10 to 12% earnings growth for IT companies for next 2 years. So if you have a 10 to 12% growth, which is less than or at par with the Nifty growth, why should I pay so high premium multiples? And that is reason why IT stocks have now corrected. So now again we are reworking on the space. Valuations are now again reasonable. But the growth concerns have increased. हाँ, तो ठीक है। तो आपने अंडरवेट मतलब जो पहले माल था थोड़ा हल्का ही कर लिया, ऐसा मानूं ना? हाँ, अंडरवेट मींस बेंचमार्क के सामने हमने काफी कम अपना वेटेज रखा। अभी भी स्टॉक्स है, ऐसे नहीं हम जीरो करते नहीं है, वी आर ए वेरी एक्सपोजर, लेकिन कम है। ठीक है। हाँ जी, राजेश सर, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया तरीके से हर सेक्टर, हर पॉकेट अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करने के लिए। और अब वीरू सवाल। हाँ, देखिए, ये सवाल का जवाब आपको किताबों में नहीं मिलेगा, और इसके लिए आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे। अगर आप देखिए इस सवाल का उत्तर जुटाने के लिए, सवाल आज का था कि टिहरी डैम जब इसका निर्माण कार्य हो रहा था तो इसके लिए पत्थर कहाँ से लाए गए और क्यों लाए गए, ये सवाल था आशीष। आपको कोई जवाब मिला आशीष इसका? अच्छा, तो आपने टिहरी डैम की बात करी ना, तो पहले तो मैं उसकी इमेजेस में खो गया था। ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, और फिर उसकी कुछ डिटेल पढ़ रहा था। 855 फीट टॉलेस्ट डैम इन इंडिया, 12th टॉलेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, थर्ड टॉलेस्ट रॉकफिल डैम, जो आपने कहा था रॉकफिल डैम है लार्जेस्ट एशिया का। और ये किसने बनाया वीरू, किसने कंस्ट्रक्ट करा ये THDC अगर आप देखें, और उस वक्त इस प्रोसेस में मैं बहुत आश्वस्त नहीं हूँ आशीष, लेकिन मेरे ख्याल से JP भी इन्वॉल्व थे। JP, क्योंकि मुझे याद है अच्छी तरीके से, उनकी वेबसाइट पे है JP ग्रुप के कि कुछ डैम्स जो देश के जाने माने उनमें उन्होंने हाँ, तो मैंने क्या करा वीरू, हर टाइम ना कुछ ढूंढ के ले आता हूँ। तो मैंने कल रिक्वेस्ट पहुंचवाई JP एसोसिएट के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मनोज गौड़ साहब को। गौड़ साहब, ये सवाल है, बहुत दिनों से आपसे बातचीत हुई भी नहीं थी, सिर्फ इस सवाल के जवाब के लिए। और गौड़ साहब इस समय फोन लाइन पे जुड़ते हुए वीरू, पूछ लीजिए अपना सवाल। इससे मैं पहले तो मैं भी नमस्कार नहीं सकता। नमस्कार, मनोज बोल रहा हूं मैं। गौर सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ये वीरू कुछ उठपटांग सवाल पूछ देते हैं गौर सर, वो मिलता भी नहीं है, तो मैंने कहा आपसे रिक्वेस्ट करें। गौर सर, ये जो आपने टिहरी डैम बनाया था, इसके लिए रॉक्स कहां से आए थे और कोई स्पेसिफिक रीजन था वहां से रॉक सोर्स करने का, क्या कहानी थी सर? अभी मैं आपको सुन रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, नमस्कार कि आपने याद किया JP एसोसिएट्स को जब आप एक बहुत बड़े डैम के बारे में बात कर रहे थे। मैं टिहरी डैम के बारे में बताने से
इतना बताना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छी न्यू इंफॉर्मेशन निकाली। ये वाकई में वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रॉकफिल डैम भी है, और हमारा सौभाग्य है कि डैम हमने बनाया है फॉर टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के लिए। और ऐसा है कि जो सिविल इंजीनियरिंग की जब अप्रोच लगती है तो ये देखा जाता है जहाँ पर भी डैम बनता है कि वहाँ पर जो पानी का प्रेशर रहना है वो, प्लस किस तरह का मटेरियल अवेलेबल है आसानी से, उसी हिसाब से फिर पूरी डिजाइन इंजीनियरिंग होती है। शायद आपको ये भी याद होगा कि टिहरी में बहुत बड़ा डैम के लिए काफ़ी 10 साल निकल लग गए थे ये कहने के लिए कि यहाँ पर अगर अर्थक्वेक आया तो फिर क्या होगा। तो इसीलिए रॉकफिल डैम की प्लानिंग हुई कि अगर अर्थक्वेक कभी आता है तो रॉकफिल डैम अपने आप को एडजस्ट कर लेता है बनस्पति कंक्रीट डैम के, जो थोड़ा रिजिड होता है। इसमें 4 तरह के मटेरियल लगे थे इस रॉकफिल डैम को बनाने में। इसमें जो आपने कहा पत्थर कहाँ से आया, उसको हम 2 तरीके से यूज करा हमने। एक था फिलर मटेरियल की तरह, वो करीब 1.4 मिलियन आया। रिपरैप मटेरियल वो 2.7 मिलियन आया। और ये जो फिलर मटेरियल था ये एक 3 से 5 किलोमीटर पर टिहरी डैम से एक क्वेरी थी, उसका नाम था कोटी। और जो रिपरैप मटेरियल आया वो करीब 2.7 मिलियन आया, वो करीब 22 किलोमीटर से आया। उस क्वेरी का नाम था विलेज में असना। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहता हूँ, व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि जो शेल मटेरियल जिससे कि इसकी इम्परवियस कोर, वो कोर जो उसमें कि पानी को संभालती है, वो करीब 18.6 मिलियन 1.8 करोड़ क्यूबिक मीटर वो लगाया गया, कॉम्पैक्ट किया गया, वाइब्रेट किया गया, उसकी स्ट्रेंथ लाई गई। वो आया कोटी एंड दोबाटा गांव से, जो कि करीब 3 से 5 किलोमीटर था टिहरी डैम से। ये है सर मेजर इन्फॉर्मेशन। वीरू, अब बोलिए, इससे बेहतर आंसर है आपके पास आपके सवाल का? अरे मनोज सर हैं तो फिर अब कौन जवाब देगा? अच्छा मैं बताऊं मनोज सर, मैं उस वक्त ब्रोकिंग में हुआ करता था और जेपी हाइड्रो, मतलब जब ये अंतिम चरण में था 2004 में, जेपी हाइड्रो का आईपीओ भी उसी टाइम आया था सर। तो हम आईपीओ आपका हैंडल कर रहे थे और वहां मैं हाँ, तो डैम के ठीक कोने पे आशीष जेपी हाइड्रो ने अपना, अगर आप देखें, एक गेस्ट हाउस था और वहाँ ऑफिशियल्स रहते थे। और जयप्रकाश जी उस वक्त अपने हेलीकॉप्टर से सुबह सुबह एक ट्रिप करते थे और वहाँ पे लैंड करते थे। मैं देखता था उनको, और वो अपना ऑफिशियल डे का वर्क कंप्लीट करके शाम को निकल भी जाते थे। तो वो अद्भुत था। तो ये जो अशेना वर्ड इस्तेमाल किया, हर महीने जाते थे। हाँ, वहीं पे थे, हर महीने जाते थे। अच्छा, मुझे जेपी के ऑफिशियल्स ने ही बताया, मुझे लेके गए। हम आप याद होगा एक कैंपेन उसमें लॉन्च करी थी जेपी ने, नो ड्रीम टू बिग। वो टिहरी डैम की ही फोटो था वो, या नो ड्रीम टू बिग। जी हाँ, नो ड्रीम टू बिग। अच्छा, हुआ क्या था कि जेपी के ऑफिशियल्स ही मेरे को लेके गए थे वहां पे आशीष टिहरी डैम से घुमाते हुए। मैंने ओल्ड टिहरी देखा। आई मीन जिसने उस इमेज को देखा होगा वो बिलीव नहीं कर सकता कि ये कितना भव्य है। वहां एक जगह थी अशेना। मैंने कहा ये हम यहाँ से पत्थर क्यों लेके आते हैं? तो उन्होंने कहा जनाब इस पत्थर की एक खासियत है कि ये पत्थर, कोई भी पत्थर हो, जब पानी से टकराता है तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, वो गलता है। लेकिन उस जगह का पत्थर अपनी शेप चेंज नहीं करता, वो पत्थर पानी के अगेंस्ट स्टेबल रहता है। तो ये कारण था, ये सवाल पूछा गया आशीष। ब्यूटीफुल मनोज सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और बहुत बढ़िया तरीके से वो आंसर दे देने के लिए। थैंक यू सर, अच्छा लगा आपसे इतने दिनों बाद बातचीत करके। भगवान चाहेगा दोबारा बात करेंगे। थैंक यू। नमस्कार। अच्छा, थैंक यू सर। आज का सवाल, अच्छा 2-3 दिन से क्या है, हमारे बढ़िया है, सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्रोड्यूसर साहब का सवाल है हमारे। वीरू, सवाल की प्लेट सीरीज में लेकर आता हूं, इसका आंसर मुझे भी नहीं पता। ये प्रोड्यूसर साहब अपनी प्लेट बनवा के लाए, और देखिए अपनी प्लेट जब लेकर आए तो क्या चमका के लेकर आए। लाइए प्लेट तो दिखाइए सवाल की प्रोड्यूसर साहब के, कितना टाइम लग रहा है। सवाल है, ऐसा कौन सा जीव है जो जिंदगी भर बिना पानी पिए जीता है? डायरेक्टर साहब आप प्लेट ही नहीं दिखा रही हैं। पानी पीने गई ये प्लेट आएगी, ठीक है आएगी वो प्लेट। और वीरू देखिएगा, प्लेट अपनी जब बनाई उन्होंने क्वेश्चन की तो ऐसे चमका के बनाई है कि हद नहीं है। पानी वानी बना हुआ है, वो चकता हुआ पानी उसके ऊपर उन्होंने लिख दिया है। तो भाई आप लोग का प्लेट जब आएगी तब आएगी। ये सवाल है जिसका आंसर कल होगा। वैसे स्वाति को पता है। स्वाति क्या आंसर है?
नहीं सर, मुझे नहीं पता ऐसा कौन जीव है कि जो विदाउट पानी रह सकता है। नो आइडिया। नीलेश, कभी ऐसा सुना था क्या आपने? नहीं, बिल्कुल अद्भुत सवाल है। मैं भी थोड़ा सा शॉक में हूँ कि ऐसा कौन सा जीव है जो विदाउट वाटर लीव कर सकता है फॉर लाइफ टाइम। हाँ, कुछ जीव होते हैं जो शॉर्ट टर्म या थोड़े पीरियड के लिए बिना वाटर के रह सकते हैं, बट लाइफ टाइम तो मैं भी इन्होंने लिखा है, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है जो जिंदगी भर बिना पानी। इसका आंसर कल है। कुछ और भी प्रोड्यूसर साहब से पूछना पड़ेगा। सारे ऑप्शन बट लेके कल लौटेंगे हम लोग इसी कार्यक्रम में, इसी सेगमेंट में, और कल फिर एक और बढ़िया सवाल। लेकिन अच्छा स्वाति और नीलेश, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। सुमित, ओवर टू यू यार। तो ट्रेडर्स हॉटलाइन, बाजार में पहले तो रिकवरी है, जैसे जैसे आशीष अभी बात कर रहे थे, इंडेक्स के अंदर लोअर लेवल से रिकवरी, हरे निशान में वापस निफ्टी पहुंचता हुआ, और करीब करीब 87 अंकों का लोअर लेवल से मार्केट ने पुल बैक दिखाया है। निफ्टी बैंक, मिड कैप, स्मॉल कैप सब में ही लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी फिलहाल दिख रही है। लेकिन ओवरऑल मार्केट्स को देखेंगे तो एक रेंज बाउंड ट्रेड इंडेक्स के अंदर आज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आगे हम बातचीत करेंगे मानस जायसवाल से, आपके सवालों के जवाब भी दिलवाएंगे, लेकिन उससे सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस।